हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 20 पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमें यह देखना है कि अंग्रेज़ों ने किस प्रकार मैसूर पर विजय प्राप्त की। इसके पहले हमने देखा था कि अंग्रेज़ों ने किस प्रकार बंगाल पर विजय प्राप्त की। अब यह देखेंगे कि जब अंग्रेज़ों ने बंगाल पर विजय प्राप्त कर ली, प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। अब अंग्रेज किस प्रकार मैसूर पर अपना प्रभाव बनाते हैं, मैसूर पर किस प्रकार विजय प्राप्त करेंगे। जब हैदर अली उस समय सक्रिय रहता है, मराठे सक्रिय रहते हैं, तो देखते हैं इस कहानी की शुरुआत कैसे होती है। तो सबसे पहले मैसूर जो था ये विजयनगर का ही पार्ट था। मैसूर जो था ये पहले विजयनगर का ही पार्ट था। मैसूर विजयनगर के राजा, मतलब विजयनगर के जो शासक थे, उनका नाम था वेंकट द्वितीय। विजयनगर के जो शासक थे, इनका नाम था वेंकट द्वितीय। वेंकट द्वितीय जो थे, ये क्या करते हैं, राजा वडियार को जब वेंकट द्वितीय राजा वडियार को मैसूर में राजा की उपाधि दे देते हैं, मतलब राजा से संबोधित करते हैं, राजा की उपाधि उनको दे देते हैं, तो मैसूर में स्वतंत्र वडियार वंश का शासन यहीं से प्रारंभ होता है। मैसूर में स्वतंत्र वडियार वंश का शासन यहीं से प्रारंभ होता है। कहानी क्या थी कि जब मैसूर जो था वो विजयनगर का पहले भाग था, मैसूर विजयनगर का ही भाग था। लेकिन जो विजयनगर का जब पतन होता है, तो विजयनगर के जो राजा थे, वहाँ के जो शासक थे, जिनका नाम था वेंकट द्वितीय, वो राजा वडियार को मैसूर के राजा की उपाधि दे देते हैं। तो यहीं से मतलब मैसूर के स्वतंत्र होने की मैसूर में वडियार वंश की शासन प्रारंभ होने की कार्यकाल चालू होता है, यहीं से चालू होता है। फिर समय बीतते चले जाता है। फिर 1734 में चिक कृष्णराज नामक राजा आते हैं। मैसूर के नामक राजा आते हैं। ये काफ़ी ही नालायक रहते हैं, मतलब ये राजा बनने लायक ही नहीं रहते हैं। ऐसे तो राजा ये रहते हैं। ये जब राजा रहते हैं तो इनके शासनकाल में दो ब्राह्मण रहते हैं, जो मतलब सक्रिय रहते हैं। सक्रिय रहने का अर्थ है, राजा जब नालायक था तो ये दो जो ब्राह्मण थे, ये शासन चलाते थे, मतलब शासन इनके हाथ में था। सिर्फ नाम का राजा चिक कृष्णराज था 1734 में। तो वो ब्राह्मण मंत्री जो थे, उनका नाम था, एक का नाम था नंदराज, और जो दूसरे थे, ये नंदराज जो था ये वित्त मंत्री। और एक जो दूसरा था, उसका नाम था देवराज। ये जो देवराज था, ये सैन्य मंत्री था। मतलब 1734 में जब चिक कृष्ण राज शासक बनते हैं, राजा बनते हैं मैसूर के, तो काफ़ी ही मतलब सक्रिय नहीं रहते, राजा बनने के लायक नहीं रहते, बहुत ही कमज़ोर राजा रहते हैं। तो उनके समय में दो ब्राह्मण मंत्री, एक नंदराज और दूसरा देवराज, ये दो काफ़ी सक्रिय रहते हैं, जो राज्य को यही चलाते हैं। तो अब जो नंदराज है, इसी के समय में हैदर अली नंदराज में, मतलब नंदराज ने ही हैदर अली को अपनी सेना में भर्ती किया था। नंदराज ने हैदर अली को अपनी सेना में भर्ती किया था। सेना में एक घुड़सवार सैनिक हैदर अली था। नंदराज हैदर अली को अपनी सेना में एक घुड़सवार सैनिक के रूप में भर्ती करता है। और हैदर अली जो रहता है, काफ़ी प्रतिभावान रहता है। हैदर अली काफ़ी
प्रतिभावान रहता है, ये एक अच्छा घुड़सवार सैनिक रहता है, इसके पास काफ़ी प्रतिभा रहती है, युद्ध में काफ़ी अच्छे से युद्ध करता रहता है। तो ये अपनी प्रतिभा के बलबूते ही 1755 में मतलब इतना प्रतिभान रहता है कि लगातार जब मतलब छोटे छोटे युद्ध में जाता है और भी घुड़सवार सैनिक रहते हैं तो इसकी प्रसिद्धि धीरे धीरे बढ़ती रहती है। मतलब कोई भी अच्छा व्यक्ति रहेगा, अपने विचारों से, अपने युद्ध कौशल से, अपने कौशल से वो जब समाज में रहेगा तो उसकी प्रसिद्धि बढ़ती रहेगी। तो ऐसे यही हाल था हैदर अली का। हैदर अली की प्रसिद्धि धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। फिर 1755 में ये डिंडी गुल का फौजदार बन जाता है। डिंडी गुल का फौजदार बन जाता है। ये अपने बलबूते पे बनता है, कोई बनाता नहीं है, लेकिन अपनी प्रसिद्धि इतनी हो जाती है इसको कि मजबूरन बनाना पड़ता है। तो ये डिंडी गुल का फौजदार बन जाता है 1755 में। डिंडी गुल का फौजदार बन जाता है। अब हैदर अली जो रहता है इसकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ रही होती है कि ये जब फौजदार बन जाता है डिंडी गुल का, तो ये अब डिंडी गुल का फौजदार बन गया तो वहाँ कुछ कार्य करे जिससे इसकी प्रसिद्धि और बढ़े, क्योंकि इसका मेन मोटिव ये था कि इसे सत्ता हासिल करनी है। तो ये क्या करता है, फ्रांसीसियों के सहयोग से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित करता है। डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित करता है। फिर जब ये शस्त्रागार स्थापित कर लेता है, फिर 1758 में मराठे जब आक्रमण करते हैं मैसूर पर आक्रमण करते हैं, तो इस आक्रमण का दमन करने के लिए हैदर अली की काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। हैदर अली इसमें काफ़ी बड़ा योगदान देता है मराठों के आक्रमण के दमन में, जिससे इसकी प्रसिद्धि धीरे धीरे दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। फिर 1760 में ये एक ब्राह्मण मंत्री खंडेराव की सहायता से नंदराज को हटाकर स्वयं मैसूर की गद्दी पर बैठकर वास्तविक सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर लेता है। मैसूर की गद्दी पर बैठकर वास्तविक सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर लेता है। अब जब 1760 में मैसूर की गद्दी पर हैदर अली बैठ गया तो ये लगातार क्या करता है, अब राजा ये बन गया तो ये लगातार 1761 से लेकर 1767 ईस्वी तक सैनिक कार्रवाई करता है, जिसके अंदर ये पहला वेल्लूर, दूसरा अंबूर, तीसरा बेदनूर, चौथा बंगलोर को अपने राज्य में शामिल कर लेता है, अपने राज्य में जीतकर शामिल कर लेता है और कोचीन रियासत को भी अपने अधीन कर लेता है इससे क्या होता है, अब जब हैदर अली अपना राज्य का इतना विस्तार करता है तो अंग्रेज़ों की सीमा हैदर अली की सीमा से भिड़ने लगती है। अंग्रेज़ों की कर्नाटक की सेना हैदर अली की मैसूर की सीमा से छूने लगती है, जिससे अंग्रेज़ों को खतरा उत्पन्न होने लगता है कि कहीं ऐसा न हो हैदर अली हमारा राज्य भी हथियार ले आक्रमण कर दे, कब्जा कर ले। तो अंग्रेज़ इससे मतलब डरने लगते हैं और तो इसका परिणाम यही होता है कि दोनों के बीच में फिर तनाव उत्पन्न होता है। क्योंकि सीमाएं जब जुड़ने लगी तो इन दोनों को खतरा उत्पन्न होने लगा, तो इन दोनों के बीच में तनाव उत्पन्न होता है।
तनाव उत्पन्न होता है तो इसका परिणाम यही होगा कि अब आंग्ल मैसूर युद्ध होगा, जिसको हम अगले पार्ट में देखेंगे कि आंग्ल मैसूर युद्ध किस प्रकार होता है और कौन कौन इसमें भाग लेता है।